हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एएलडी स्टडी पे एंड ऑल्सो वेलकम इन धुरंधर सीरीज। फर्स्ट लेक्चर है धुरंधर सीरीज का। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आप लोग देख रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपकी क्लास 12th में 3 यूनिट है। सबसे पहली स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत धारा, फिर है आपकी मैग्नेटिज्म वाली कहानी। स्थिर वैद्युतिकी के 2 चैप्टर हैं, एक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। आप लोग आज पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर का बेसिक लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत एकदम आसान कहानी रहेगी। समय को बर्बाद नहीं करना है। हम लोग देखते हैं यूनिट का मतलब क्या है। जो स्थिर वैद्युतिकी है उसका मतलब क्या है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इस पूरी कहानी में, इस पूरी क्लास 12th की फर्स्ट फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा आतंक मचाने वाला है वो है चार्ज। चार्ज यानी आवेश। आवेश अगर रुका है, आवेश अगर रुका है, स्थिर है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर है। विद्युत शब्द ही आवेश से आ रहा है, आवेश ही है जो विद्युत को बना रहा है। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि अगर आवेश रुका है तो आप उसका अध्ययन अगर कर रहे हैं, उस यूनिट को, उस शाखा को फिजिक्स की कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो अगर आप स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा देना चाहें तो क्या परिभाषा देंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। वैसे उसकी कोई जरूरत है नहीं, हम लोग शुरुआत ही करते हैं आवेश से। भाई कहानी किसकी हो रही है? आवेश की। तो आखिर आवेश क्या है? आखिर आवेश क्या है? अभी आवेश कैसे उत्पन्न होगा, क्या होगा, पूरी कहानी देखेंगे। देखो हम लोग इसमें आवेश को उत्पन्न करेंगे। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां ये हैं, बात को समझना। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे फील के लिए। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से ना उसका फील आता है, तो फील बहुत जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास पूरा साल है। हम लोग बहुत बेसिक से तैयारी करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम चाहे जेई हो चाहे नीट हो, वहां दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो कहानी है वो है आवेश की कहानी, कि आप लोग आखिरकार आवेश को तो समझे कि आवेश क्या है। आखिर आवेश क्या है? तो अगर अगर कोई द्रव्यमान है, अगर कोई द्रव्यमान है, बचपन में बहुत सारी कहानियां की हैं आवेश की। एक बार पेन रगड़ो और पेन रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ऐसे करो, वो चिपक गए। सर्दी के दिनों में जब रजाई को ऐसे जल्दी से निकाल दी, चट की आवाज आ गई। एक बार देखो प्लास्टिक की कुर्सी पे किसी बच्चे को बिठा दो, किसी आदमी को बिठा दो, टॉवेल से, एक रेशम वाले टॉवेल से उसके सर को ऐसे पटकते रहो और उसके हाथ के अंगूठे को चट की आवाज आएगी, क्योंकि वो बॉडी आवेशित हो चुकी है। आखिर आवेश क्या है समझो। अगर ये वस्तु है, अगर ये वस्तु है, अगर ये वस्तु है और ये अपने से किसी दूसरी छोटी वस्तु को, जैसे मान लो ये वस्तु ए है और ये बड़ी वस्तु है और ये छोटी वस्तु है, छोटी वस्तु है वस्तु बी। अगर वस्तु ए बी को या तो आकर्षित कर रही है या तो प्रतिकर्षित कर रही है, इसका मतलब है कि वस्तु ए के पास कोई शक्ति है। वही शक्ति है भूत, नहीं आवेश। क्या है? आवेश किसी द्रव्यमान का गुण है। आवेश हमेशा किसी द्रव्यमान पे हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि आवेश को कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन। वो समझेंगे कहानी को। बेसिक कहानी समझो कि आवेश क्या है। आवेश किसी द्रव्यमान का चुंबकीय गुण है। अगर द्रव्यमान होगा तभी आवेश होगा, द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? किसी द्रव्यमान का, किसी द्रव्यमान का, किसी द्रव्यमान का वह चुंबकीय गुण, वह चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण जो किसी दूसरी वस्तु को, दूसरी वस्तु को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। याद रखो एक बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बहुत स्लो चलते हैं, कुछ कहते बहुत तेज चलते हैं। अगर स्लो तेज वाली दिक्कत है
जो लोग कह रहे हैं स्लो चलते हैं वो लोग क्या करें, अपनी स्पीड को बढ़ा लें। जो लोग कह रहे हैं तेज चलते हैं तो इतना तेज नहीं चलते, धीरे धीरे ही बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आवेश किसी द्रव्यमान का गुण है बेटा, द्रव्यमान के ऊपर आवेश होगा, द्रव्यमान के ऊपर आवेश होगा। जहां द्रव्यमान नहीं वहां आवेश नहीं, सिंपल सी कहानी। और दूसरी चीज, एक गुण है, आवेश क्या है, गुण है। तो देख नहीं सकते आप, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। कह दो कि सर दिस इज गुलाबी आवेश, दिस इज नीला आवेश, दिस इज पीला आवेश, नहीं नहीं, आवेश दिखेगा ही नहीं, आवेश महसूस होगा। कैसे महसूस होगा? जैसे ये वस्तु है, अगर इसके पास आवेश है तो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा या प्रतिकर्षित कर रहा होगा। समझ गए बात को? समझ गए? सिंपल सी कहानी है आवेश की। आवेश क्या है? किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु का क्या है, गुण है। प्रकार क्या होते हैं? प्रकार क्या होते हैं? एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनात्मक क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणात्मक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब देखो, समान प्रकार के आवेश हैं तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जिसे बोलते हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि सजातीय आवेश, यानी समान जाति के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश, अगर अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक कहावत भी है कि अपोजिट्स और ऑलवेज अट्रैक्ट। तुमने कभी देखा है कि लड़का एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं? हो सकता है, अपवाद हो सकता है, लड़का लड़के अट्रैक्ट हो सकते हैं, अपवाद हो सकता है इंसानों में। फिजिक्स में अपवाद नहीं हो सकता। फिजिक्स में अपोजिट्स हैं तभी अट्रैक्ट होंगे, सेम है तो क्या होंगे? रिपल होंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। सिंपल सी कहानी। समझ गए बात को? अब हम लोग देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश की पूरी कहानी देख रहे हैं तो मात्रक के बारे में भी देखेंगे। तो क्या होगा इसका एसआई मात्रक? कहोगे सर क्या है फॉर्मूला? आप लोगों ने पढ़ा है I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लास 10 में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बेटा? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT, और I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड का एक नाम दिया जाता है कूलम्ब, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम, जिसे कैपिटल C से प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड ही है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कुछ और पॉपुलर मात्रक हैं, जैसे अगर हम लोग सीजीएस पद्धति में देखें तो एक फ्रैंकलिन है। क्या है? फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है? एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.34 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। समझ गए बात को? सीजीएस में यूनिट में है। इसी को स्टैट कूलाम भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन को क्या बोलते हैं? स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम बराबर ही होता है 3.34 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम। एक और मात्रक है जो कि पॉपुलर है, फैराडे। क्या है? फैराडे। आवेश का एक दूसरा मात्रक है फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,485 कूलम। जैसे नॉर्मली हम लोग 96,500 बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 96,500 कूलम। नॉर्मली बोल ये देते हैं, लेकिन होता हकीकत में ये है। समझ गए बात को? 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,485, लेकिन लोग बोल देते हैं 96,500। नॉर्मली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मली। क्लियर है कहानी? तो आवेश को जो रियल मात्रक है, आपको तो कूलम्ब से ही चलना है। ये तो हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, जल्दी से इसके बारे में पूछता नहीं है। पहले पूछता था और पूछ लिया तो हमने आपको बता दिया कि ये भी है कहानी। सीजीएस मात्रक होता है स्टैट कूलम्ब, जिसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। एक फ्रैंकलिन बराबर 3.34 गुणा 10⁻10 होता है। फैराडे भी एक मात्रक है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्लियर है? क्लियर है। और चलते हैं अब आवेश की गुणधर्मों के ऊपर कि आवेश के गुणधर्म क्या है। अब कहोगे सर आवेश खुद गुण है, तो आवेश के भी गुणधर्म होंगे। हाँ होंगे। आवेश गुण है, बट उस गुण के भी क्या गुण है? जैसे मान लो हम हैं, हमारा एक गुण है, मान लो बहुत गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा महसूस कर सकते हो ना। हमारा हाव भाव, हमारा नेचर डिसाइड करेगा कि गुस्सा हमारा एक गुण है।
बट गुस्से से क्या हानि हो सकती है, गुस्सा कैसे दिखता है, कैसे डिफाइन होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी। चेहरा लाल हो जाएगा, किसी किसी का पीला हो जाएगा, किसी किसी का चेहरा लाल हो जाएगा, दिखेगा नहीं क्योंकि उसका चेहरा काला होगा, किसी किसी का चेहरा एकदम हंसते हंसते भी लाल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होगा, गोरा होगा। खैर ये रंग भेद है, रंग के हिसाब से किसी को आप नहीं बोल सकते कि तुम काले हो, तुम गोरे हो। एक अभी हम एक रील देख रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, वो एक आर्टिकल बता रहे थे कि एक क्रिकेटर है और उस क्रिकेटर ने अपने पूरे जीवन में रंग भेद झेला क्योंकि वो काला था। अपनी इंडियन टीम का कोई क्रिकेटर था और उसने अपना कैरियर बीच पीक पॉइंट पे छोड़ दिया था क्योंकि वो अपनी अब बेइज्जती नहीं सह सकता था, हर कोई उसके रंग का मजाक उड़ाता था। हकीकत है ये, हकीकत है ये। किसी ने अपना कैरियर छोड़ दिया और फिर उसका वो कमेंट्री किया, कमेंट्री में भी उसने अपने रंग के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां सही। एक बात याद रखो, आप काले हो, नीले हो, भूरे हो, पीले हो, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप हकीकत में सुंदर हो कि नहीं। आपकी सुंदरता, फिजिकल सुंदरता कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आप हमसे 50 साल मिल लेना, जब आप 50 साल के हो गए तब मिल लेना, सुंदरता तो खत्म हो जाएगी। तुम्हारे चेहरे पे भी झुर्रियां आ जाएंगी, सामने वाले पे झुर्रियां आ जाएंगी। और कोई 20 साल का आके कहे कि अबे चेहरे पे झुर्रियां हैं, तो तुम अपनी जवानी को याद करोगे कि हम बहुत सुंदर थे? नहीं। लेकिन अगर वही चीज अगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा फील करा रहे हो, कोई मान लो देखने में सच में अगर बुरा लग रहा है, उसको अच्छा फील कराओ। कभी ये सोचो ही मत, एक अच्छे इंसान अगर रहोगे तो वो जीवन में ज्यादा काम आएगा, बशर्ते कि तुम एक अपनी फिजिकल सुंदरता के ऊपर गर्व करते हुए किसी दूसरे का मजाक बनाओगे, वो गलत हो जाएगा। फिर तुम 1000 साल तक के लिए जिंदा हो जाओगे। तो उसके पैर उसकी 2-3 पैरी तक भी कोई लड़का पैदा होगा, कहेगा वो अंकल या वो आदमी बहुत अच्छा था, और जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे तो आपका नेचर दुनिया याद रखेगी। क्लियर है कहानी? किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। तो आवेश के गुण हम लोग देख रहे हैं कि आवेश के गुण क्या क्या है। पहला गुण क्या है कि आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? आवेश अदिश है, अदिश है। अब कहोगे सर अदिश है तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई राशि अदिश होती है, अब गर्मी में यही हाल होगा, ना चाहे तो ये पसीना निकलेगा और कहां कहां जाएगा ये भी नहीं पता है। पसीना निकल के निकलते निकलते सुरसुरी एकदम अलग ही चल जाता है। आवेश का पहला गुण है कि आवेश अदिश राशि है। और अदिश राशि है तो क्या होती है, ये समझना। अगर आपने 1 जूल वर्क कर लिया और फिर आपने दूसरे दिन 3 जूल वर्क कर लिया, तो तीसरे दिन आपके पापा ने पूछा कि आपने कुल कितना काम किया, आप कहोगे हमने पहले दिन 1 जूल वर्क किया था, दूसरे दिन 3 जूल किया था, तो हमने टोटल 4 जूल वर्क कर लिया। आपने क्या किया? आपने दोनों दिनों के कार्य को जोड़ दिया, क्योंकि अदिश राशि था कार्य, कुल कार्य जुड़ जाएगा क्योंकि कार्य अदिश राशि था। अगर उसी प्रकार अगर हम देखें कि अगर आवेश है, किसी वस्तु के ऊपर 3 कूलाम आवेश है, फिर इसके ऊपर 4 कूलाम आवेश आ गया, तो 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अगर किसी के ऊपर 3 कूलाम आवेश है और -4 कूलाम आवेश आ गया, तो -4 + 3 -1 कूलाम आवेश हो गया। आवेश सिंपली जुड़ रहा है, सिंपली घट रहा है, क्योंकि यहां पे दिशा नहीं है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। और अदिश राशि है इसीलिए आवेश के परिमाणों को, आवेश अदिश राशि है इसीलिए आवेश के परिमाणों को, और परिमाण का एक नया वर्ड लिखा है एनसीईआरटी वर्ड में है योज्यता। आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी किताब खोलो, परिमाण को बोलते हैं योज्यता। तो उसमें लिखा है आवेशों की योज्यताओं को साधारण बीजगणितीय नियमों से या अंक गणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जाता है। यहां सदिश नियम नहीं लगते। तो क्या हो जाएगी कहानी? आवेश अदिश राशि है, इसलिए आवेश के परिमाणों को साधारण बीजगणितीय या अंक गणितीय बोल सकते हो, अंक गणितीय बोल सकते हो। अरे बीज गणितीय में एक्स वाई जेड आ जाता है कि 3x + 4x कितना होगा? 7x। और अंक गणित में 3 + 4 कितना होगा? 7। बात सेम है, नियम सेम है। अंक गणित बोलो चाहे बीज गणित बोलो, नियम क्या है? सेम। नियम क्या है? सेम। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना,
नियम सेम रहेंगे। नियम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बीज करती है, अंग करती है, नियमों से जोड़ा या घटाया जाता है, घटाया जाता है। दूसरी कहानी में आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि क्या है आखिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नियम भी हो जाएगा, आवेश का गुण भी हो जाएगा, साथ में प्रूफ भी हो जाएगा। तो आपने बहुत सारे संरक्षणों के सिद्धांत सुने हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सुना है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सुना है, और आपने सुना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। एक और सुना है 11th में, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जितने भी संरक्षण के सिद्धांत हैं सब में एक बात कॉमन है, और सब में एक बात कॉमन यह है कि ना तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें भी एक लाइन जोड़ लो, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो कहोगे सर क्या किया जा सकता है? अगर एक वस्तु पर आवेश है तो उसको दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है, और इसको कहते हैं स्थानांतरण। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने लिख दिया आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। अभी स्टार्टिंग में ही स्लाइड दिखा रहे थे आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। कैसे आवेश को उत्पन्न करोगे? बताएंगे बेटा, बताएंगे। इस पूरी कहानी को करेक्ट करने के लिए एक लाइन और जोड़ो इसमें, और वो लाइन रहेगी क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो लाइन रहेगी कि एक निकाय का आवेश, एक आइसोलेटेड निकाय, जिसे बोलते हैं विलगित। क्या बोलते हैं? विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। कहोगे सर ये लाइन हमको कुछ हजम नहीं हुई। अगर ये लाइन हजम नहीं हुई तो रुको, अभी हाजमा सही करेंगे तो हजम हो जाएगी। थोड़ा सा पानी पी लें, 2 मिनट वेट। चलो, इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, सिर्फ स्थानांतरित हो सकता है। तीसरा नंबर, दो हो चुके हैं गुण। तीसरा गुण समझना थोड़ा, क्या है कहानी। तीसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है आखिर क्वांटाइजेशन? समझना। बेसिक से उठा रहे हैं, बेसिक से। आप लोगों ने पदार्थ की कहानी को देखा है, क्योंकि हाँ सर पदार्थ देखा है, केमिस्ट्री पदार्थ का नाम सुने हैं। क्या होता है पदार्थ? हर वो चीज जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, यानी हर चीज ही क्या है? पदार्थ है। पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो अणु है। अणु मतलब मॉलिक्यूल, और अणु जिससे मिलकर बना है वो परमाणु है। क्या है? परमाणु जिनसे मिलकर बने हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। क्या इनडायरेक्टली पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से नहीं बना है? समझ गए? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। इस दुनिया में 2 ही चीजें हैं,
इस दुनिया में दो ही चीजें हैं। क्या है वो दो चीजें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऊर्जा। दो चीजों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है। इंसान भी दो चीजों से मिलकर बना है, भगवान भी दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्यमान या ऊर्जा, और भूत भी दो चीजों से मिलकर बना है। दो नहीं तो एक चीज से बना है, दो नहीं तो एक चीज से बना है। जैसे कोई कोई वस्तु है, रखी है, ऊर्जा नहीं है, तो वो रखी है, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही सब कुछ है। हर पदार्थ, मान लो कोई वस्तु है आपके पास, कोई वस्तु है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश चाहिए, पॉजिटिव आवेश चाहिए, तो क्या करेंगे? इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कहोगे सर कैसे पता चला? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ा है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के। नहीं होती है कि नहीं होती है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। यानी किसी वस्तु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी प्रोटॉनों की संख्या के। होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव। कितना नेगेटिव? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम है, देखो यहां -1.6 है, यहां +1.6 है। अब क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, क्या है आवेश का क्वांटमीकरण समझना। अभी इतना समझो कि ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु है, इसके पास कहोगे कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है, यानी इसके ऊपर 0 आवेश है। या ऐसे समझो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। क्यों सर ऐसा क्यों है? जितना उसके पास प्रोटॉन है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ने उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, प्रोटॉन ने उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, तो नेगेटिव आवेश किसके बराबर हो गया? पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो गया। यानी इसके अंदर जितने पॉजिटिव हैं, फील करना, अगर हम कहें इसमें 100 प्रोटॉन है, 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है। 100 प्रोटॉन के ऊपर क्या होगा? उतना ही पॉजिटिव आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना नेगेटिव आवेश होगा। हमने कहा किसी कारण से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या यहां पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि यहां पे 99 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक प्रोटॉन और 100 प्रोटॉन बचेंगे। क्या बचेंगे? 100 प्रोटॉन बचेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, वो अधिक प्रोटॉन क्या करेगा? प्लस चार्ज बना देगा। कितना बना देगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो बना देगा +1 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो बना देता +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 निकाल देते तो 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाते, तो 3 गुणे उतना हो जाता। 4 प्रोटॉन निकल जाते, 4 गुणे उतना हो जाता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश आ रहा है तो वो दो ही प्रकार का आएगा, या तो ऋणात्मक आएगा या तो धनात्मक आएगा। फील करना, या तो धनात्मक आएगा। ऋणात्मक कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन आएंगे। धनात्मक कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रोटॉन कहीं नहीं जाते। प्रोटॉन क्यों कहीं नहीं जाते? क्योंकि प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन निकल के नहीं जाते। दूसरी चीज, जब लाखों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब भी किसी वस्तु के द्रव्यमान में कोई क्षति नहीं होगी। जैसे ये मोबाइल है, हमने इससे लाखों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये जैसा दिख रहा है वैसे दिखेगा, कोई द्रव्यमान में कमी नहीं आएगी। जितने ग्राम का होगा उतने ग्राम का होगा। करोड़ों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब भी क्या नहीं होगा? कोई भी नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने अभी एक चीज कही थी कि आवेश है द्रव्यमान का गुण। आवेश तभी होगा जब द्रव्यमान होगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
-31 kg इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है। इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? बहुत कम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, लगभग 10,000 गुना ज्यादा कम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कई सारे निकल जाएंगे तब भी द्रव्यमान कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। अब फील करना, धनात्मक तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। किसी वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किस में आएगा? प्लस में आएगा। प्लस में आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। अगर 2 निकले हैं तो 2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। अगर 2 आए हैं तो -2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। हमने कहा कि n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना आएगा आवेश? प्लस n गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर n इलेक्ट्रॉन आ गए तो -n गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे होगा कि नहीं होगा? समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। देखना देखना देखना, आवेश का क्वांटमीकरण चल रहा है और Q बराबर इसको लिख सकते हैं n, और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे अभी वही तो बता रहे थे। लेकिन कहोगे सर n माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, तो हमने कहा n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब n नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, आप अपने कॉमन सेंस से बताओगे। हमने कहा एक वस्तु के ऊपर 900 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 900 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब n का मान है -900। अगर एक वस्तु से 900 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसका मतलब है n का मान है +900। कितना है? +900। समझना बात को। ये है E है मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश। अब समझो कैसे लिखेंगे इसको, आवेश के क्वांटमीकरण को। आवेश का क्वांटमीकरण लिखा जाएगा कि आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। अब इसको क्यों क्वांटमीकरण बोला गया, इस कहानी को समझो। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी आवेश हमेशा फिक्स पैकेटों के रूप में रहता है, फिक्स अमाउंट में रहता है। यानी वो एक पैकेट कितना है? वो एक पैकेट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है फिक्स पैकेट। आवेश इसी पैकेट के रूप में निकलेगा, या तो एक निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या तो 3 निकलेगा। कभी भी आधा पैकेट नहीं निकल सकता। फिक्स पैकेट के रूप में होता है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी शुद्ध पैकेट है इलेक्ट्रॉन, जो कि है एक इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो डिसाइड कर रहा है आवेश होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, जिसे मूल आवेश बोल दिए, वो मूल आवेश है 1 पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पैकेट ऑफ चार्ज। क्या है? 1 पैकेट ऑफ चार्ज। समझ गए बात को? बहुत सही। बढ़ते हैं कहानी में आगे, बढ़ते हैं कहानी में आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो समझ में आ गई होगी बात। आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। Q इक्वल टू एन ए। Q इक्वल टू एन ए। देखते हैं क्या है कहानी। विद्युतदर्शी आ चुका है। विद्युतदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में भी है। आपके सिलेबस में समझना क्या है विद्युतदर्शी। एक डिवाइस है, देखो ये दिख रहा है ना डिवाइस, ये दिख रहा होगा डिवाइस, ये है। कहोगे जो डिवाइस है ये क्या है? विद्युतदर्शी है। इसका काम क्या है? पहले इसमें लगा क्या है? देखो ये ब्रास डिस्क लगी है। ब्रास डिस्क मतलब पीतल की डिस्क। किसकी? पीतल की। इंसुलेटर प्लग लगा है। इंसुलेटर का मतलब अचालक, लकड़ी का, प्लास्टिक का अचालक।
ये रॉड लगी है, ये ब्रास की ही रॉड लगी है, ब्रास मतलब है मेटल, मेटल की रॉड लगी है, चाहे ब्रास लगाओ। ये जो है वो है गोल्ड लीफ। यही सबसे खतरनाक कहानी है, गोल्ड लीफ यानी सोने की एकदम पतली दो पत्तियां देखो ऐसे ऐसे लगी। कहोगे ये सर क्या है? ये डिवाइस है विद्युतदर्शी, इसका नाम है, इसका नाम है डिवाइस मतलब यंत्र, डिवाइस मतलब यंत्र। तो समझना बात को, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो आवेश को, आवेश का पता करने, आवेश का पता करने तथा उसके बारे में बताता है, उसके बारे में बताता है, बताता है, विद्युतदर्शी कहलाता है, विद्युतदर्शी कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो ये बता देती है कि उसके ऊपर आवेश है कि नहीं, और दूसरी ये चीज बता देती है कि कौन सा आवेश है। समझना, जैसे मान लो ये वस्तु है, अगर ये चालक है और चालकों पे बता सकती है, एक इसकी एक कमी है, इसकी एक कमी है कि ये अचालकों पर आवेश नहीं बता सकती, अचालकों पर उपस्थित आवेश के बारे में नहीं बता सकती। ये इसकी दिक्कत है, ये सिर्फ चालकों के ऊपर आवेश के बारे में बता देगी। क्या बता देगी? अगर ये वस्तु चालक है, वैसे देखो ये अचालक है, ये इसमें करंट नहीं फ्लो होता, बट अगर मान लो ये मेटल का होता, तो अगर इसके ऊपर धनात्मक आवेश होता तो वो बता देता कि धनात्मक आवेशित है, अगर इसके ऊपर ऋणात्मक होता तो बता देता ऋणात्मक आवेशित है, और आवेश है ये भी बता देगा कि उदासीन तो नहीं है, कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तब भी बता देगा। कैसे पहचानेंगे? उसको समझना, सिस्टम को समझना। डिवाइस दिख रही है, डायग्राम बना लेना, सिंपल सा डायग्राम, और या फिर अगर नहीं बना सकते तो ऐसे सिंपल एक डायग्राम बना लेना, ऐसे ऐसे कि ये जो है ये कोई वस्तु है, कोई फ्लास्क है, एक रॉड है, और इस रॉड में दो ऐसे पत्ती लगी हैं, ऐसे ऐसे, इसकी गोल्ड की, और यहां पे इसको फिक्स किया गया है अचालक के द्वारा, अचालक के द्वारा। ये रॉड चालक है, चालक है, चालक है, और यहां पे कुछ भी लगा हो या ना लगा हो काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। समझना, पीतल की रॉड रहेगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि ब्रास रॉड है। अब क्या होगा, ये दोनों पत्ती स्टार्टिंग में क्या करेंगी, कुछ इस तरह होगी कहानी, कुछ इस तरह कहानी होगी, दोनों पत्ती ऐसे चिपकी रहेंगी आपस में। अगर एक हम आवेशित वस्तु लेके गए, मान लो एक वस्तु लेके गए, मान लो उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है, उसको इससे टच कराए तो इसमें पॉजिटिव आवेश आएगा आएगा आएगा, और दोनों गोल्ड की पत्ती कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। समझना ध्यान से, दो गोल्ड की पत्ती हैं ऐसे रखी हैं, अब इसके ऊपर ही पॉजिटिव, इसके ऊपर, और पॉजिटिव पॉजिटिव उसको प्रतिकर्षित करता है, तो ये दूर ऐसे खुल जाएगी, ऐसे खुल जाएंगे ऐसे। और कुछ समय के पश्चात जैसे ही अगर वस्तु के ऊपर आवेश होगा, सेम आवेश जाएगा, दोनों पत्तियों के ऊपर सेम आवेश होगा, तो ये पत्ती खुल जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा इनके साथ, ये पत्ती ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे ऐसे, अबे यार, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम सेम आवेश आ गया। क्या गया? सेम सेम आ गया। लेकिन अगर यही सेम कहानी उल्टी है, हमें यह पहचानना है कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश, मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु है, उसके ऊपर धनात्मक आवेश है, यह अपन को पहचानना है। तो मच्छर बैठा है क्या? समझो, ये वस्तु क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। अगर ये वस्तु धनात्मक आवेशित है और हमें पता करना है कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, तो क्या करेंगे? अब हमें करना कुछ अलग प्रोसेस करेगा। ये है आपका विद्युतदर्शी, ये है आपका विद्युतदर्शी, समझना, विद्युतदर्शी, और ये रॉड लगी है, समझना बात को।
और आपने एक पहले से एक दूसरी वस्तु है जिसका आवेश आपको पता है, मान लो एक दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है। फील करना कैसे पहचानेंगे कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है। आपने उसको इसको जाके टच करा दिया तो गोल्ड की जो पत्ती होगी वो क्या होगी, खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी धनात्मक है। अगर आप ऋणात्मक आवेश की वस्तु को भी टच करा देते तब भी दोनों गोल्ड की पत्तियां क्या हो जाती, खुल जाती। अभी आपको पता है कि ये दोनों पत्तियां जो खुली हैं वो धनात्मक आवेश से खुली है। अब अगर आप यहां पे इस वाली वस्तु को लेकर के गए तो क्या होगा, अगर ये धनात्मक है, जब इससे आप टच कराओगे और ये आवेश वस्तु है, तो जब धनात्मक पहले से है और धनात्मक ही जाएगा तो ये पत्तियां खुली की खुली रहेंगी, कोई असर नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर धनात्मक आवेश था, आपने धनात्मक को ही टच कराया है, तभी ये खुली की खुली रहेगी। लेकिन अगर दूसरी केस, अगर ये ऋणात्मक कोई वस्तु लेके जाते, हम लोग ऋणात्मक कोई वस्तु लेके जाते और ऋणात्मक वस्तु को लेके जाके इससे टच करा देते, तो जो पत्तियां खुली हैं वो ऋणात्मक जाके न्यूट्रल कर देता, पत्तियां अपने आप बंद हो जाती। और जैसी पत्तियां बंद होती तो हमें यह समझ में आ जाता कि अभी ये पत्तियां खुली थी धनात्मक के कारण, अब उसका विपरीत प्रकृति का आवेश आया है, मतलब ऋणात्मक आवेश आया है। समझ पा रहे हो बात को? इस तरह से पता भी कर लेते हैं कि धनात्मक है कि ऋणात्मक आवेश है। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लिंदी है। क्या है? लिंदी प्रोसेस है। ये प्रोसेस ज्यादा बेस्ट है। इसे पता करना है, मतलब सिर्फ क्या करना है, पता करना है पत्तियां बंद हैं, अगर आवेश है कि नहीं ये पता करना है, सबसे सुटेबल यंत्र है। और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब नए नए यंत्र आ चुके हैं। ये आपका बहुत पुराना क्या है, एनसीईआरटी में सिलेबस में गिवन है, तो आप लोग पढ़ लिए। कोई पूछे क्या है विद्युत दर से, सिंपल सी कहानी बतानी है। एक ऐसा यंत्र जो आवेश का पता करता है तथा उसके बारे में बताता है कि कौन सा आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक है। पूरा प्रोसेस आप लिख सकते हो कि अगर पहले से पता किसी आवेश की वस्तु को टच कराए हैं, अगर अब हमें पता करना है कि दूसरी जो वस्तु आपकी कैसे आवेशित है, अगर पत्तियां खुली हैं और उसको टच कराने से पत्तियां बंद हो गई, तो जिस प्रकृति के आवेश से वो आवेशित था उसके विपरीत प्रकृति का आवेश है। अगर पत्ती खुली है, खुली की खुली रह गई, तो क्या रहेगा, वो सेम प्रकृति का आवेश है। सिंपल सी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कहानी। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आवेश को उत्पन्न करने की विधि। अब आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है समझो। एक वस्तु है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, और इसके ऊपर जब कोई आवेश नहीं है तो हम लोग कहेंगे इसको उदासीन वस्तु। क्या कहेंगे? उदासीन। और क्या कहेंगे? निरावेशित। और क्या कह सकते हैं? और उदासीन कह सकते हैं, निरावेशित कह सकते हैं, और बस। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन बोल देते हैं, निरावेशित बोलते हैं, अनावेशित ही बोल देते हैं। अनावेशित, ये सारे नाम हैं आपके उदासीन वस्तु के। कोई वस्तु उदासीन है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, किसी कारण से इसके ऊपर आवेश ला दिए, तो आपने जिस कारण से, जिस विधि से, जिस घटना से इसको आवेशित किया है, उस घटना को कहते हैं कि आपने इसको चार्ज किया है। अब ये वस्तु आवेशित हो गई। क्या हो गई? आवेशित। पहले ये वस्तु थी डिस्चार्ज, अब ये चार्ज हो गई, और चार्ज करने की घटना को चार्जिंग कहते हैं। जैसे इस बैटरी, इसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई, मतलब इस बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, आवेश खत्म हो गया। अब इसको आवेश लगा रहे हैं तो चार्ज लगा दिए, चार्जर धीरे धीरे आवेश भेज रहा है। हम लोग कहते हैं फोन क्या कर रहा है, फोन चार्जिंग पे लगा है, फोन में आवेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? आवेशन। अगर एक वस्तु क्या है, उदासीन है, फील करना, टॉपिक को फील करना, किसी उदासीन वस्तु को, किसी, तो मच्छर दिमाग खराब कर रहा है, किसी उदासीन वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की घटना, घटना को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेशन मतलब चार्जिंग कहते हैं।
कितनी घटनाएं होती हैं, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग विधि है। कोई एक काम कर रहे हो तो कई सारे मेथड हो सकते हैं उसको चार्ज करने के। जो आपको मेथड पढ़ने हैं वो 3 मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन से? आपको पढ़ना है घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पढ़ना है चालन के द्वारा, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। आपको पढ़ना है प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। पहली कहानी, पहली बेसिक कहानी देखना क्या है। देखो आ चुका है घर्षण के द्वारा आवेशन। यहां पे ये स्वीटी है, क्या है? इस लड़की का नाम है स्वीटी। स्वीटी, और आप लोगों में भी कई लोगों का नाम होगा स्वीटी। स्वीटी क्या कर रही है? अपने बालों से गुब्बारे को रगड़ रही है, अपने बालों से गुब्बारे को ऐसे ऐसे रगड़ रही है और फिर देख रही है, देखो देखो गुब्बारों से इसके बाल क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 वस्तुएं रगड़ी जा रही है। इस कहानी में देखो क्या है, ये क्या है? कांच की रॉड है, ये रेशम का कपड़ा है। कांच की रॉड से रेशम के कपड़े को रब किया जा रहा है। कांच की रॉड के ऊपर पॉजिटिव आवेश आ गया और रेशम के कपड़े के ऊपर नेगेटिव आवेश आ गया। क्यों? जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाएगा, एक वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी, और जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, घर 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 घिस 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 ऐसे घिसा जाएगा, तो क्या होगा? एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, समझना बात को, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, मान लो ए से निकल रहे हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश, जिसमें चले गए उसके ऊपर नेगेटिव आवेश। बट सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, पहले ये तो घटना घटित हो गई। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इस घटना को चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इस घटना में दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो गई। ए के ऊपर हो गया धनात्मक आवेश, बी के ऊपर हो गया ऋणात्मक आवेश। देखना, बट कहानी के प्रोसेसिंग में जाते हैं हम लोग, आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, बेसिक डिटेलिंग में जाते हैं हम लोग कि सर 2 वस्तुओं को अगर रगड़ रहे हैं, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, तो हमेशा ए से ही बी पे काहे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? क्या बी से ए पे नहीं आ सकते? तो क्या बात कर रहे हो? हमें क्या पता कौन सी वस्तु ए है कौन सी वस्तु बी है? फील कर लो, फील कर लो कि जब भी कभी भी रेशम के कपड़े से कांच की रॉड को रगड़ा जाएगा, तो कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा कि कांच के रॉड के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाए। कांच की रॉड पे हमेशा धनात्मक आएगा। कभी भी जिंदगी में कोई भी रगड़े, चाहे साकाल रगड़े, चाहे बैताल रगड़े, चाहे हम रगड़े, चाहे तुम रगड़ो, कांच की रॉड पे रेशम के कपड़े को रगड़ोगे तो कांच की रॉड पे धनात्मक आवेश आएगा, रेशम पर ऋणात्मक आवेश आएगा। कभी भी रेशम के कपड़े के ऊपर धनात्मक आवेश नहीं आ सकता। कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? समझो। और दूसरी और चीज, क्या कभी 2 हाथों को रगड़ने से एक के ऊपर धनात्मक नहीं आ सकता? रगड़ते रहो, खून निकल आएगा, लकीरें खत्म हो जाएंगी नसीब की, लेकिन कभी भी दोनों हाथों में एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? समझना, 2 वस्तुएं जिनमें घर्षण हो रहा है, हमेशा वो अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए, अलग अलग मतलब सेम वस्तु ही होनी चाहिए। जैसे एक रेशम का कपड़ा है, दूसरा कांच की रॉड है, दोनों अलग अलग हैं। अरे बहुत अलग हैं, सीधी सी बात है। और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होनी चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कहोगे सर ये क्या क्या बला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? विद्युत ऋणात्मकता होती है वह क्षमता, किसी वस्तु की वह क्षमता, जो क्षमता हमें यह बताती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की कितनी क्षमता है। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु की विद्युत ऋणात्मकता को हम लोग क्या करें, प्रदर्शित करें, तो हम लोग कहेंगे किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसको जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की चाह है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की क्या है, ज्यादा है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ए के पास जाएंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, जिसकी कम उस पर धनात्मक आवेश आएगा। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। आज की कहानी चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन पर रोक दे रहे हैं, कल से कहानी हम लोग दोनों पढ़ेंगे। आज बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।
आपका पहला लेक्चर बेसिक खत्म हुआ। कल दोनों विधियां पढ़ेंगे, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्ट संचालन के द्वारा आवेशन, और पढ़ेंगे दूसरी कहानी कौन सी, प्रेरण के द्वारा आवेशन। 3 विधियां हैं कि नहीं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बने रहो जल्दी स्टडी के साथ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बोलो जुमा केसरी। राधे राधे।